बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही तेज़ी से मशहूर और मरूफ़ होने वाले ज़्यूनिक इन्वर्टर का जो यूज़र मैनुअल है इसकी सेटिंग को देखेंगे। 1.5 किलोवाट का ये जो इन्वर्टर है देखेंगे कि वाकई ये 1.5 किलोवाट यानी कि 1500 वाट का लोड उठाता है और क्या ये ट्यूबलर बैटरी के साथ वाकई अच्छी परफॉर्मेंस देता है या नहीं देता। अगर नहीं देता तो क्यों नहीं देता। और दूसरी बात ये जो कुछ दोस्त कहते हैं कि ये जो इन्वर्क्स से भी बहुत अच्छा है और इन्वर्क्स को पीछे छोड़ गया है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का इन्वर्टर है। और वाकई क्या ये इन्वर्क्स और दूसरी कंपनीज से वाकई बहुत अच्छा है या फिर ये सारी इस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले वो यूट्यूबर्स हैं जो इसको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, पैसे लेकर वीडियोस बना रहे हैं और इसकी रातों रात इसके गुण गाते जा रहे हैं, तारीफ़ों पे तारीफ़ों के पुल बांधते जा रहे हैं। दोस्तों इन सारी बातों की तस्दीक करने के लिए हम इस कंपनी का यूज़र मैनुअल और इसकी डाटा शीट को देखते हैं जो कंपनी ने दावा किया हुआ है खुद से, वो क्या कुछ है और इसके अंदर क्या कुछ सेटिंग की जा सकती है। दोस्तों सेटिंग में एंटर होने के लिए 3 सेकंड के लिए हम एंटर बटन को प्रेस करके रखेंगे और जो ही सेटिंग में एंटर होंगे सबसे पहली जो स्क्रीन नज़र आएगी वो 00 यानी एस्केप है, ये कुछ नहीं है। इसके बाद हम एरो डाउनवर्ड की प्रेस करेंगे तो फिर हमारे सामने जो है यूटिलिटी सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग आएगी। इसमें नंबर 1 की सेटिंग जो है USB, इसमें पहला ऑप्शन है यूटिलिटी विल प्रोवाइड पावर टू द लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। सोलर एंड बैटरी एनर्जी विल प्रोवाइड पावर टू द लोड ओनली व्हेन यूटिलिटी पावर इज़ नॉट अवेलेबल। यानी कि सबसे पहले जो है हमारी पावर यूटिलिटी से चलेगी, चाहे दिन के टाइम सोलर एनर्जी भी अवेलेबल है लेकिन फिर भी सोलर पे ये नहीं शिफ्ट होगा, ये यूटिलिटी को ही यूज़ करता रहेगा। और सेकंड ऑप्शन के तौर पे सोलर को यूज़ करेगा जब यूटिलिटी नहीं होगी। और इसके बाद बैटरी, यानी कि अगर आपने सोलर सिस्टम नहीं लगाया हुआ है, सिंपल आप UPS और बैटरी लगाई हुई है वावडा के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर USB के ऊपर इसको रखें। उसके बाद जो है इसके अंदर नंबर 1 सेटिंग के अंदर जो है डाउन एरो प्रेस करेंगे तो SUB की सेटिंग हमारे सामने आएगी। SUB यानी कि फर्स्ट सोलर जो है फर्स्ट सोलर पे होगी सेटिंग। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सोलर पे हमारा जो लोड भी चलेगा और चार्जिंग भी सोलर से होगी। सोलर एनर्जी प्रोवाइड्स पावर टू द लोड एट द फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे सोलर एनर्जी हमारी वो पावर करेगी लोड को। उसके बाद जी इफ़ सोलर एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट टू पावर ऑल कनेक्टेड लोड, अगर तमाम लोड को जो है सोलर एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, वो काफ़ी मिकदार में नहीं है कि वो सारा कुछ चला सके, तो फिर क्या होगा यूटिलिटी विल सप्लाई पावर टू द लोड एट द सेम टाइम। यूटिलिटी भी सेम टाइम थोड़ा थोड़ा साथ वो लोड चलाएगी, यानी कि ये MKS मोड जो होता है बड़े इन्वर्टर्स के अंदर उनमें ये पाया जाता है। विल सप्लाई पावर टू द लोड एट द सेम टाइम, बैटरी प्रोवाइड्स पावर टू द लोड ओनली व्हेन एनी वन कंडीशन हैपन, यानी कि तीसरे नंबर पे जो SUB में बैटरी है वो सिर्फ उस टाइम चलेगी जब ये कंडीशन, इनमें से कोई एक कंडीशन पाई जाएगी। कंडीशन कौन सी पाई जाएगी? सोलर एनर्जी एंड यूटिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। अगर सोलर एनर्जी और यूटिलिटी दोनों अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर बैटरी पे हमारा जो है इन्वर्टर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन सोलर एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट एंड यूटिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि सोलर एनर्जी की पावर बहुत कम है और यूटिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारा लोड बैटरी से चलेगा। दोस्तों इसके बाद तीसरा मोड है नंबर 1 सेटिंग में SBU का, यानी कि फर्स्ट पे सोलर, सेकंड पे बैटरी और थर्ड पे यूटिलिटी। सोलर एनर्जी प्रोवाइड पावर टू द लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ़ सोलर एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट टू पावर ऑल कनेक्टेड लोड, बैटरी एनर्जी विल सप्लाई पावर टू द लोड एट सेम टाइम, यानी कि अगर सबसे पहले सोलर जो है वो चलाएगी लोड को और बैटरी चार्जिंग को भी। अगर सोलर सफिशिएंट नहीं हुई, काफ़ी नहीं हुई, तो फिर हमारा लोड जो है बैटरी के ऊपर शेयरिंग होगी, मतलब कुछ बैटरी के ऊपर लोड होगा और कुछ सोलर के ऊपर, लोड डिवाइड हो जाएगा दोनों चीज़ों के ऊपर। फिर जो है यूटिलिटी प्रोवाइड पावर टू द लोड ओनली व्हेन बैटरी वोल्टेज ड्रॉप्स टू आइदर लो लेवल वार्निंग वोल्टेज आर सेटिंग प्रोग्राम इन प्रोग्राम 12, या तो यूटिलिटी तभी ऑन होगी या तो वोल्टेज लेवल हमारे बहुत लो हो जाते हैं बैटरी के, या फिर हमारा प्रोग्राम नंबर 12 के अंदर जो हमने सेटिंग रखी होगी उसके मुताबिक उतने लो हो जाएंगे बैटरी के वोल्टेज, तब जाके हमारा लोड जो है वापडा पे शिफ्ट होगा, यूटिलिटी पे शिफ्ट होगा। इसके बाद सेकंड नंबर 2 नंबर सेटिंग है इसकी, ये चार्जिंग की सेटिंग है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट टू कन्फिगर टोटल चार्जिंग करंट फॉर सोलर एंड यूटिलिटी, यानी कि सोलर और यूटिलिटी दोनों का करंट इसी सेटिंग के अंदर से गुजर के जाना है। तो इसको अगर ज़्यादा कम रखेंगे तो हमारी जो है इससे ना सिर्फ सोलर की चार्जिंग इफेक्ट होगी, बल्कि हमारी जो है वापडा पे जो यूटिलिटी यानी कि चार्जिंग है वो भी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। इसलिए इस सेटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर्स पे रखना चाहिए 2 नंबर की सेटिंग को।
तो ये इसमें ऑप्शन है 10 एम्पेयर का, 20 का और 30 का, 40 का। तो इसको आम तौर पर 30-40 एम्पेयर पे हम सेट रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। दोस्तों ज़ीनोनिक के इस इन्वर्टर में 50, 60, 70 और 80 एम्पेयर पर भी हम चार्जिंग सेटिंग रख सकते हैं। दोस्तों जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 60 एम्पेयर की है, जबकि हमने इन्वर्क्स की सेटिंग में देखा था, इन्वर्क्स 1.2 की सेटिंग में देखा था, ये जो है हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो थी चार्जिंग की वो 60 एम्पेयर तक थी। तो 60 एम्पेयर से ऊपर भी इसमें ऑप्शन आ रहा है 70 एम्पेयर का और 80 एम्पेयर का, जबकि इन्वर्क्स 1.2 और 2.2 दोनों इन्वर्टर्स में ही 60 एम्पेयर से ऊपर चार्जिंग की ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि इसका MPPT भी इन्वर्क्स से स्ट्रॉन्ग है, अगर वाकई ये 80 एम्पेयर तक चार्जिंग की कैपेबिलिटी रखता है तो। इसके बाद 3 नंबर सेटिंग जो है AC इनपुट वोल्टेज रेंज की है, अप्लायंस मोड भी है इसमें, UPS मोड भी है। अप्लायंस मोड में क्या है, इफ सिलेक्टेड एक्सेप्टेबल एक्सेस AC इनपुट वोल्टेज रेंज विल बी विद इन द 92 to 80 वोल्ट AC, यानी कि 90 वोल्ट से 280 वोल्ट के अंदर जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी वापडा अवेलेबल होगी तो हमारा इन्वर्टर जो वापडा को चलाएगा, वरना वापडा को बिल्कुल बंद कर देगा। इन्वर्टर में से वापडा बिल्कुल क्रॉस नहीं हो सकेगी। दोस्तों 3 नंबर सेटिंग में दूसरा मोड UPS का है। UPS का मतलब है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इफ सिलेक्टेड AC इनपुट वोल्टेज रेंज विल बी विद इन 170 to 80 वोल्ट AC, यानी कि 170 वोल्ट से कम अगर AC सप्लाई होगी हमारी वापडा की तो हमारा इन्वर्टर वापडा को बिल्कुल भी इन्वर्टर के अंदर एंटर नहीं होने देगा और हमारी वापडा बिल्कुल बंद हो जाएगी। और जो है 280 वोल्ट से ज़्यादा होंगे तो फिर भी वापडा को ये बंद कर देगा, इसके अंदर ये प्रोटेक्शन है। तो इसके अलावा UPS मोड पे तब रखा जाता है जब कंप्यूटर रीस्टार्ट होने का प्रॉब्लम आ जाए। दोस्तों होता क्या है, APL मोड पे जब रखें तो 20 मिली सेकेंड का एक गैप होता है। जब हमारा जो इन्वर्टर है वापडा के ऊपर जब चल रहा होता है, अचानक वापडा चली जाती है तो फिर बैटरी मोड के ऊपर जब शिफ्ट होता है तो उसके अंदर एक गैप आ जाता है 20 मिली सेकेंड का, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। अगर कंप्यूटर यूज़र हैं आप तो फिर इसको UPS पे रखें तो फिर 10 मिली सेकेंड का गैप होगा शिफ्टिंग के दौरान। तो 10 मिली सेकेंड का इतना कम गैप होता है कि कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं होता। इसके बाद है नंबर 5 सेटिंग बैटरी टाइप। इसमें जो है AGM डिफ़ॉल्ट मोड है और FLD यानी फ्लडेड बैटरी। AGM और फ्लडेड की सेटिंग जो है तकरीबन सेम ही होती है। और अगर आप सादा कोई भी नॉर्मल बैटरी यूज़ कर रहे हैं, लेड एसिड नॉर्मल बैटरी, तो जिसे कार बैटरी भी कहते हैं, तो फिर आप AGM पे या FLD पे रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से ट्यूबलर बैटरी या फिर लिथियम बैटरी वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर USC पर रखें। तो फिर अपनी मर्ज़ी से जो आप है इसकी बुल्क चार्ज वोल्टेज और फ्लोट चार्ज वोल्टेज और बैटरी कट ऑफ डिस्चार्जिंग पॉइंट की सेटिंग खुद से कर सकेंगे। तो इसके बाद 6 नंबर सेटिंग है ऑटो रिस्टार्ट वैन ओवरलोड अकर्स। तो ये डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही होता है। तो ये जब ओवरलोड होता है कोई भी इन्वर्टर तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होने की कोशिश करता है अगर इसको अनेबल रखें। इसलिए इसको 6 नंबर और 7 नंबर को, 7 नंबर है टेम्परेचर पर रिस्टार्ट जो है इसको भी डिसेबल रखना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यही होती है ताकि इन्वर्टर बार बार फ्लक्चुएशन मोड में ना चला जाए। खुद ब खुद रिस्टार्ट अगर होने की कोशिश करेगा बार बार 3 से 4 झटकों के अंदर आपका जो है इन्वर्टर वो सड़ जाएगा। इसके बाद है इसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी की सेटिंग नंबर 9। ये हमेशा डिफ़ॉल्ट वैल्यू पाकिस्तान में जो यूज़ होती है 50 साइकिल। पाकिस्तान में जो है 47 हर्ट्ज़ से लेकर 47 से लेकर 53 हर्ट्ज़ तक जो है इसकी रेंज होती है। 47 से कम फ्रिक्वेंसी हो तब भी हमारी अप्लायंसेस जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जो इंडक्टिव लोड है, जो हमारा मोटर्स या कंप्रेसर्स वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और 53 से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको 60 तो हरगिज़ नहीं रखना। कोई ये पाकिस्तान के लिए ये सेटिंग बिल्कुल नहीं होती 60 हर्ट्ज़ की, 60 पे बिल्कुल भी नहीं रखना। प्यारे दोस्तों इसके बाद 10 नंबर सेटिंग है आउटपुट वोल्टेज की। ये 220, 230 या 240 का इसके अंदर ऑप्शन है, जैसे कि इन्वर्क्स और बाकी कंपनीज़ में भी होता है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 230 ही रखनी चाहिए, क्योंकि 220 यानी 220 अगर रखेंगे 220 पर क्या होता है कि जैसे ही हमारा इन्वर्टर मोड के ऊपर काम करेगा, बैटरी के ऊपर या फिर सोलर मोड पे जाएगा वापडा को छोड़कर, तो इन्वर्टर 220 वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करेगा। 220 वोल्टेज से क्या होगा कि हमारे जो फैंस हैं वो जब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो स्पीड से चल रहे होते हैं, लेकिन जब वो बैटरी मोड पे या फिर सोलर मोड पे शिफ्ट होता है तो फिर वो 220 वोल्टेज की वजह से वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं।
इसलिए 230 वोल्ट पे रखेंगे तो फैंस की स्पीड थोड़ी तेज़ होगी और फ्रिज वगैरह जो है अगर वो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी उसकी कूलिंग भी बेहतर होगी। तो इसके बाद 11 नंबर सेटिंग है, ये मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट की सेटिंग है, यानी कि जो वापडा की चार्जिंग सेटिंग है ये वो वाली सेटिंग है। दोस्तों यूटिलिटी सेटिंग में 2 एम्पेयर का ऑप्शन भी है जो कि बड़े हैरान कुन तौर पर इस छोटे से इन्वर्टर में है, जबकि ये वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इन्वर्क्स और फिनोलेक्स में जो बड़े साइज़ के इन्वर्टर्स हैं या मैक्स पावर के हैं बड़े साइज़ में आता है 3 किलोवाट या इससे जो बड़े 5 किलोवाट या 8 किलोवाट या 10 किलोवाट में ही आता है, जबकि इन्वर्क्स 1.2 और 2.2 या इस लेवल के कोई भी इन्वर्टर्स हैं जिनमें ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये बहुत ही हैरान कुन चीज़ है। इसके अलावा इस इन्वर्टर में 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30, 40, 50 और इससे ज़्यादा एम्पेयर्स का ऑप्शन भी है, जबकि इन्वर्क्स में 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर तक वापडा की चार्जिंग का ऑप्शन आता है। इससे ज़्यादा 20 एम्पेयर से ज़्यादा जो हम चार्जिंग नहीं रख सकते, वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन इसमें 60 एम्पेयर, 70 एम्पेयर और 80 एम्पेयर तक हम यूटिलिटी चार्जिंग यानी वापडा से चार्जिंग करवा सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा बैटरी बैंक भी लगाएं तो वो बड़ी आसानी से हम उस बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो इससे इसके यूटिलिटी चार्जर की पावर और इसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। इसके बाद हम 12 नंबर सेटिंग पर आएँ। ये वो सेटिंग है जब हम प्रोग्राम नंबर 1 में SBU प्रायोरिटी को सिलेक्ट करेंगे। SBU प्रायोरिटी मोड पर 1 नंबर प्रोग्राम को सेट करने के बाद हमने 12 नंबर और 13 नंबर दोनों को सेट करना है। यहाँ से हमने ये चीज़ सेट करनी है 12 नंबर से कि हमारी बैटरी जो है वोल्ट तक डिस्चार्ज हो, यानी कि कितनी बैटरी डिस्चार्ज हो, उसके बाद हमारा जो UPS है वो शिफ्ट हो जाए और उसके जो यूटिलिटी के ऊपर वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाए, यानी कि सारा दिन सोलर चलता है, शाम को जब बैटरी के ऊपर वो चलेगा तो कितना वो बैटरी को इस्तेमाल करे, कितना बैटरी को डिस्चार्ज करे, कितने लेवल तक उसको यूज़ करे तो फिर उसको छोड़ दे और कितना करंट उसमें बाकी छोड़ दे, उसके बाद फिर यूटिलिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाए और बैटरी को इस्तेमाल करना बंद कर दे। तो ये जो सेटिंग है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल है। इसमें 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5 और 15.0 तक इसका ऑप्शन है। इसकी जो बेस्ट वैल्यू है हम 12.5 या 12.0 तक रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आधी हमारी बैटरी यूज़ हो जाएगी, उसके बाद जो बैटरी को छोड़ देगा। दोस्तों अगर हमने 12 वोल्ट पे इसको रखा हुआ है तो 12.0 वोल्ट तक इसको यूज़ करता रहेगा बैटरी को, और बैटरी पर ही हमारा सारा लोड रहेगा। जब 12.0 वोल्ट से कम हो जाएंगे वोल्ट बैटरी के तो फिर बैटरी को छोड़ के ये यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी वापडा को ऑन कर देगा और बैटरी को मज़ीद इस्तेमाल करना बंद कर देगा और वापडा के ऊपर सारा लोड भी चलाएगा और बैटरी को चार्जिंग भी स्टार्ट कर देगा। और ये बैटरी के ऊपर बैटरी को छोड़कर वापडा के ऊपर तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसकी 13 नंबर सेटिंग तो चेंज ना करें। 13 नंबर सेटिंग में फिर ये पूछ रहा है कि कितनी बैटरी करे, फुल करे या फिर 12.0 पे 12.5 तो हरगिज़ नहीं हम रखेंगे, इसको हम 13.5 या फिर 14.0 या 14.5 जो है इसकी बेस्ट वैल्यू है, या इसको आप फुल रखें तो सबसे बेस्ट है क्योंकि बैटरी को एक दफ़ा मुकम्मल चार्ज कर लेना चाहिए। अगर आप बिजली की बचत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी वापडा के ऊपर कम से कम चार्जिंग हो, अगर आप रात को लोड शेडिंग का ज़्यादा मसला नहीं है तो फिर आप इसको मिनिमम वैल्यू यानी कि 13.5 जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको 13.5 पे रखें, 13.5 से कम हरगिज़ ना रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और रात को ये बैटरी फुल कर दे तो फिर इसकी बैटरी फुल पे रखें, या फिर 14.5 या 14.0 समथिंग जहाँ पे आपका दिल करता है इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों 13.5 पे पहुँच गए, ये क्या करेगा, ये वापडा को छोड़ देगा। जब 13.5 वोल्ट तक बैटरी को ये चार्ज कर देगा तो बैटरी के ऊपर लोड को शिफ्ट कर देगा और चार्जिंग भी स्टॉप कर देगा, वापडा को बिल्कुल बंद कर देगा। तो आपका रात के टाइम, ये किसी टाइम भी हो सकता है, 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे वट एवर, तो ये फिर क्या करेगा, दोबारा से बैटरी के ऊपर लोड डाल देगा और बैटरी को यूज़ करना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है क्योंकि रात को ये जब दोबारा यूज़ करना शुरू कर देगा तो बैटरी यूज़ होते होते बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सुबह 6 बजे तक या 7 बजे तक चलती रहती है। उसके बाद हमारा लोड जो है वो ऑटोमेटिकली सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि 7 बजे तकरीबन थोड़ा बहुत गर्मियों के टाइम में तो ये 7 बजे सोलर के ऊपर हल्का सा लोड चलना शुरू हो जाता है। तो फिर हमारा जो है इससे जो है हमारी बिजली की बहुत अच्छी बचत हो जाती है क्योंकि जो हमने रात को बैटरी चार्ज की होती है वापडा से,
ये वो भी खाली करके सुबह के टाइम फिर उसको दे देता है कि सोलर को जब मिलती खाली बैटरी तो फिर दिन के टाइम सोलर से वो उस बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। कि चार्जिंग के ऊपर हमारा जो है वापडा का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और ज़्यादातर बिजली का बिल भी चार्जिंग की वजह से आता है। चार्जिंग का लोड बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि चार्जिंग जो वापडा से है वो कम से कम हम बैटरी चार्ज करें सुबह के टाइम, खाली बैटरी हो जब सोलर स्टार्ट हो रहा हो। इसके बाद बहुत ही अहम सेटिंग है, 16 नंबर की सेटिंग है, चार्ज सोर्स प्रायोरिटी है। टू कॉन्फ़िगर चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि हम किस चीज़ से प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तरजीह हमारी क्या होगा, प्रायोरिटी किस पे चार्जिंग होनी चाहिए बैटरी की। दोस्तों CUE अगर इसमें सेलेक्ट करेंगे, यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर वापडा हमारी जो है वो बैटरी को चार्ज करेगी। सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी व्हेन ऑन यूटिलिटी पावर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो फिर ही सोलर से बैटरी चार्ज होगी। यानी कि ये CUE का मोड तभी ही रखना चाहिए जब सोलर प्लेट्स आपने नहीं लगवाई हुई और आपका सिंपल जो है बैटरी और UPS का सिस्टम लगा हुआ है, सोलर पैनल आपने नहीं अटैच किए हुए। अक्सर क्या होता है, कुछ अनाड़ी लोग जो हैं या खुद लगा लेते हैं सोलर सिस्टम या फिर किसी अनाड़ी इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉल करवा लेते हैं, वो ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। फिर क्या होता है, सोलर पैनल्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते, ना बैटरी चार्ज करवा देते हैं, ना दिन को लोड चला रहे होते हैं। लोड तभी चलाते हैं जब वापडा का ब्रेकर लोग खुद से बंद करते हैं। जब खुद से बंद करते हैं तो फिर उसके ऊपर काम करता है, वरना वो काम ही नहीं करता, वो सारा दिन वापडा को ही इस्तेमाल करता रहता है। इससे बिजली का बिल बेतहाशा आता है और सोलर सिस्टम काम ही नहीं कर रहा होता। CSO की सेटिंग जो है इसमें सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी, यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी ओनली व्हेन सोलर एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल, यानी इसके ऊपर जब सोलर अवेलेबल होगा सबसे पहले सोलर पे ही बैटरी चार्ज होगी और लोड भी सोलर पे ही चलेगा। वापडा पे सिर्फ उसी सूरत में चलेगा जब सोलर अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि रात को वापडा और दिन को सोलर। ये बेस्ट सेटिंग है। मोस्टली लोग सोलर सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं वो CSO पे ही अपनी सेटिंग को रखते हैं। इसके बाद SNU की सेटिंग है, सोलर एनर्जी एंड यूटिलिटी विल चार्ज द बैटरी एट द सेम टाइम। इससे ये होगा कि दिन के टाइम पे जब सोलर अवेलेबल होगा उसके बावजूद यूटिलिटी भी बैटरी को चार्ज करेगी और सोलर भी, दोनों मिलकर चार्ज कर रहे होंगे। इससे ये है कि दिन को वापडा भी यूज़ हो रही होगी, लेकिन ये सेटिंग नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद है OSO ओनली सोलर। इसका ये है कि दिन को सोलर पे सिर्फ बैटरी चार्ज होगी, जबकि रात को बैटरी चार्ज बिल्कुल नहीं होगी। वापडा पे चार्जिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। OSO पे रखने से बैटरी कभी भी वापडा पे चार्ज नहीं होती। अगर बहुत बड़ी बैटरी है और सोलर पैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो बड़ी बड़ी बैटरियों को चार्ज कर लेते हैं, तो फिर OSO पे अगर रखेंगे तो फिर इससे बहुत ही ज़्यादा बिजली की बचत होगी। इसके बाद है अलार्म कंट्रोल। BON पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू अलार्म ऑन रहना चाहिए और BOF पे रख के ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद 19 नंबर सेटिंग है ESP। इसका ये है कि जब हम सेटिंग कर रहे हों या फिर कोई भी स्क्रीन जो डिस्प्ले स्क्रीन है उनको चेंज कर रहे हों तो ESP पे रखेंगे तो ख़ुद ब खुद डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के ऊपर ये शिफ्ट हो जाएगा हमारा डिस्प्ले। और अगर हम इसको FEB पे रखेंगे तो जो स्क्रीन हम छोड़ेंगे फ्रंट पे डिस्प्ले में वो ही स्क्रीन रहेगी, तो वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है उस पर शिफ्ट नहीं होगा। इसके बाद बैकलाइट कंट्रोल की सेटिंग है 20 नंबर सेटिंग। LON पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसको ऑन ही रहने दें तो बेहतर है। इसके बाद बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड। प्राइमरी सोर्स क्या है, वापडा यूटिलिटी। जब यूटिलिटी इंटरप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो फिर क्या बीप देता है इन्वर्टर कि वापडा चली गई है। इसको ऑन ही रहना चाहिए, ऑफ भी कर सकते हैं। 223 नंबर पे है बाईपास। व्हेन एनेबल्ड द यूनिट विल ट्रांसफ़र टू लाइन मोड इफ़ ओवरलोड अकर इन बैटरी मोड। अगर बैटरी मोड पे UPS चल रहा है तो फिर अगर ओवरलोड हो जाता है, ज़्यादा लोड डाल देते हैं, तो क्या होगा, खुद ब खुद वापडा चल पड़ेगी और बैटरी को ये छोड़ देगा। इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट रखना चाहिए, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिसेबल है डिसेबल ही रखें। इसके बाद 25 नंबर सेटिंग है, अगर FEN पे रखेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है रिकॉर्ड अनेबल, ये फॉल्ट कोड रिकॉर्ड करता रहता है, इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद 26 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है किसी भी सोलर इन्वर्टर के अंदर। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है क्योंकि यही सेटिंग डिसाइड करती है कि आप इसके साथ कौन सी बैटरी अटैच कर सकते हैं।
14.1 डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ये होती है। और AGM या FLD अगर हम बैटरी टाइप 5 नंबर के अंदर से सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 5 नंबर सेटिंग में जाकर हम FLD या AGM को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 26 नंबर पे 14.1 की डिफ़ॉल्ट सेटिंग खुद ब खुद सेट हो जाती है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर 26 नंबर की सेटिंग को हम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले 5 नंबर सेटिंग में जाकर कस्टम यूज़र डिफ़ाइन, जिसे USE कहते हैं, USE को सिलेक्ट करके उसको सेव करना पड़ेगा 5 नंबर को। उसके बाद हम 26 नंबर पे आएंगे तो यहाँ से हम 14.1 से इसको इंक्रीज़ कर सकेंगे। ये बैटरी के बुल्क चार्ज वोल्टेज होते हैं जो ये इस चीज़ को बताते हैं कि हम कितने हाई वोल्टेज से बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। चूँकि 14.1 पे जो आम नॉर्मल कार बैटरी होती है उसको चार्ज करवाया जाता है। अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको 14.6 पे रखेंगे। 14.6 से कम वोल्टेज पे ट्यूबलर बैटरी चार्ज नहीं होती। अगर 14.1 पे इसको रखेंगे तो आपकी ट्यूबलर बैटरी बैकअप नहीं देगी। और अक्सर यही फॉल्ट आजकल ज़्यादा देखने में आ रहा है कि जैसे ही वो लोग फ़िट करके चले जाते हैं फिट करने वाले, और इस सेटिंग को चेंज नहीं करते। ट्यूबलर बैटरी के लिए इसको चेंज करना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, जितने भी अच्छे सोलर इन्वर्टर्स हैं उनमें यही खासियत है कि यहाँ से हम 26 नंबर में से 14.1 से इसको इंक्रीज़ करके 14.6 तक लेके जा सकते हैं ताकि इसके साथ ट्यूबलर बैटरी अटैच की जा सके। और जितने भी पहले ओल्ड मॉडल के UPS आते थे उनमें ये सेटिंग्स नहीं होती थी और ना ही उनके साथ सोलर सिस्टम अटैच किए जा सकते थे। तो आम UPS के साथ लोग ट्यूबलर बैटरी जब लगाते हैं तो उनको रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही होती है जिसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। सोलर इन्वर्टर्स लेने का ये फ़ायदा है कि इसके साथ ट्यूबलर बैटरी लगा कर यहाँ से वोल्टेज हाई रखे जा सकते हैं। हाई वोल्टेज पे ट्यूबलर बैटरी ख़राब नहीं होती और उसकी कंपनी रिकमेंडेड सेटिंग भी 14.6 की है। इसको लाजमी चेंज करना चाहिए, नहीं चेंज करेंगे तो बैटरी बैकअप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद सेटिंग नंबर 27 है। ये भी तभी चेंज होती है जब हमने 5 नंबर पे USC को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने AGM या फिर फ्लडेड को सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर इसको चेंज नहीं कर सकते। ये भी 13.5 जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये चेंज नहीं करनी चाहिए, ये इधर ही रखनी चाहिए हर सूरत में, चाहे ट्यूबलर बैटरी हो या फिर नॉर्मल बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये 13.5 ही रखनी चाहिए 1.5 किलोवाट वाले इन्वर्टर के लिए। दोस्तों, फ्लोट वोल्टेज दरअसल वो वोल्टेज हैं जब बैटरी, कोई भी बैटरी है, हम उसको मुकम्मल चार्ज करेंगे उसके बाद वो एक फ़्लोट स्टेज में दाखिल हो जाएगी, यानी कि वो जो उसके ऊपर फुल वोल्टेज शो करेगी, मैक्सिमम वोल्टेज जो बग़ैर चार्जर के। जब चार्जर की सप्लाई को हम उतार देंगे तो फिर हमारे पास 13.5 वोल्ट सिंगल बैटरी के लिए शो होंगे। ये फ्लोट वोल्टेज होते हैं, ये ज़ाहिर करते हैं कि हमारी बैटरी इस लेवल तक या मुकम्मल लेवल तक 100% चार्ज हो चुकी है। इसके बाद है लो DC कट ऑफ वोल्टेज 29 नंबर सेटिंग। ये 10 वोल्ट की 10 वोल्ट तक हम इसको मिनिमम रख सकते हैं। तो अगर हम इसको 11 या 12 पे रखेंगे तो हमारी बैटरी जब 12 पे अगर रखा तो उधर पहुंचेगी तो फिर बंद कर देगी सारा कुछ, तो हमारा जो है सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको 10 वोल्ट पे रखना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम बैकअप हासिल करें। बैकअप हासिल करने के लिए इसको मिनिमम वैल्यू जो 10 वोल्ट है उसी पर रखना चाहिए। दोस्तों, 30 नंबर पे है बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग। इसको EEN पे रखेंगे तो बैटरी इक्वलाइजेशन जो है इनेबल हो जाएगी, और डिसेबल करने के लिए EDS पे रखें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आप ट्यूबलर बैटरी या फिर आपकी बैटरी ओल्ड हो चुकी है या फिर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको लाजमी ऑन करें ताकि आपकी वो बैटरी जो है फुल चार्ज होने के बाद भी एक या फिर हाफ ऑफ द एम्पेयर्स उसके ऊपर, उस करंट के ऊपर तकरीबन 1 से 2 घंटे तक चार्जिंग हो, जिससे उसकी इक्वलाइजेशन हो जाए। इक्वलाइजेशन की बेसिकली ज़रूरत तब पड़ती है जब चूँकि बैटरी जो है 6 सेल्स की बैटरी होती है, एक सेल अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.25 वोल्ट का एक सेल होता है। तो टोटल वोल्टेज जो है 12 से लेकर 13.5 तक बैटरी के वोल्टेज होते हैं। तो वो अगर एक सेल भी उसमें जो है मुकम्मल चार्ज नहीं होता तो बैटरी जो है वो मुकम्मल वोल्टेज 13.5 जो है उसके फ्लोट वोल्टेज हैं वो शो नहीं करेगी। इसलिए इसको इक्वलाइजेशन की सेटिंग को ऑन रखना पड़ता है ताकि बैटरी जो है अपने मुकम्मल फ्लोट वोल्टेज तक चली जाए।
इसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज है, यहाँ से 14.6 वोल्ट ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है यही रखनी चाहिए। इससे कम रखेंगे तो आपको इक्वलाइजेशन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगी। बैटरी इक्वलाइज्ड टाइम आउट, बैटरी इक्वलाइज्ड टाइम ये 60 मिनट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसको हम 900 मिनट तक सेट कर सकते हैं। तो इसको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, इसको 2 या 3 घंटे या 4 घंटे भी आप रख सकते हैं। इसके बाद बैटरी इक्वलाइज्ड टाइम आउट 120 मिनट डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसके अलावा 900 मिनट तक हम इसको रख सकते हैं, यानी ये मैक्सिमम जो है इक्वलाइजेशन का टाइम है। तो इसके बाद इक्वलाइजेशन इंटरवल यानी कि कितने दिन जो है उसके बाद इक्वलाइजेशन हो, 30 डेज़ जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो इसके अलावा जो है इक्वलाइजेशन एक्टिवेट इमीडिएटली, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप सेटिंग ऑन कर दें इक्वलाइजेशन ऑन हो जाए तो फिर इसको इनेबल कर दें, तो वरना इसको डिसेबल ही रहने दें। इसके अलावा E9 लिखा होता है डिस्प्ले पे, जब इक्वलाइजेशन को हम ऑन कर देते हैं स्क्रीन जो है डिस्प्ले किसी भी इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर E9 का एक जो है फ्लैशिंग आइकॉन आ जाता है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये हमारे यूपीएस के अंदर या कोई फॉल्ट आ गया या क्या, ये E9 पता नहीं कौन सा एरर आ रहा है, कोई एरर है जिसकी वजह से ये E9 का फॉल्ट शो करवा रहा है। तो ये कोई एरर नहीं होता दोस्तों, ये इस चीज़ को शो करता है कि हमारा जो इन्वर्टर है इक्वलाइजेशन मोड इसके अंदर ऑन हो चुका है और इक्वलाइजेशन करवा रहा है बैटरी की। तो इक्वलाइजेशन के बारे में बहुत सी गलतफहमियाँ भी हैं। वो बहुत से लोग कहते हैं कि इसके साथ बैटरी ख़राब हो सकती है क्योंकि ये मुसलसल चार्जिंग करवाता रहता है, लेकिन ये बैटरी को ख़राब नहीं करती कि इसके बहुत ही कम अम्पेयर्स होते हैं। बैटरी ज़्यादा अम्पेयर देने से ख़राब होती है। बैटरी जब मुकम्मल चार्ज हो जाती है या उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाती है, इसको बहुत ही मिनिमम करंट जो होता है तकरीबन 1 या आधा अम्पेयर उससे बैटरी को चार्ज करवाया जाता है, जिससे बैटरी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। बैटरी जो है और बैटरी चार्जिंग करंट की अगर बात करें तो हम 100 एम्पेयर आवर की बैटरी जो है उसके लिए 10 एम्पेयर तक चार्जिंग रखेंगे। जो हमारी वावडा से चार्जिंग है ख़ास तौर पे उसको, जो हमारी 11 नंबर सेटिंग में है। तो अगर हमारे पास 200 एम्पेयर आवर की बैटरी है यानी कि 27 प्लेट की बैटरी लगाई हुई है, तो फिर हमने उसको 20 एम्पेयर वावडा की सेटिंग हमने चार्जिंग की रखनी है। तो उसके लिए 10 एम्पेयर भी रख सकते हैं, कोई अर्जी नहीं है। इससे ये होगा कि हमारी बिजली जो है थोड़ी कंज्यूम होगी और बैटरी भी ख़राब नहीं होगी। तो बैटरी जो है ख़राब होने से महफूज भी रहेगी और बिजली का बिल थोड़ा आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना एम्पेयर्स कम करेंगे 11 नंबर सेटिंग में, उससे देर से बैटरी चार्ज होगी, लेकिन जो है बैटरी डैमेज नहीं होगी। और ओवर चार्जिंग की वजह से उसका जो है वेपोराइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जिससे वो टाइनी बबल्स जो उसके अंदर सेल के अंदर उछल रहे होते हैं, पानी बाहर को आ रहा होता है, वो ज़्यादा बाहर नहीं आता वेपोरेशन की वजह से। बैटरी का पानी जल्दी ड्राई नहीं होता। दोस्तों इसके बाद हम इन्वर्टर की राइट साइड पे जो उसकी डाटा शीट होती है वो देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ज़्यूनिक के 1.5 किलोवाट का जो है इन्वर्टर, इसके अंदर पीवी इनपुट रेंज जो है 30 to 32 वोल्ट डीसी बेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है, यानी कि ये बेस्ट वोल्टेज रेंज है। इससे ज़्यादा वोल्टेज भी दे सकते हैं। और मैक्सिमम वोल्टेज जो ओपन सर्किट वोल्टेज हैं वो 100 वोल्ट वीडीसी हैं, यानी कि 100 वोल्ट तक अगर आप सीरीज़ में पैनल लगाते हैं तो फिर 100 वोल्ट तक ओपन सर्किट वोल्टेज जो है आप इसकी इनपुट में दे सकते हैं। तो आईएससी जो है यानी कि इंटरमीडिएट शॉर्ट सर्किट करंट जो है, यानी कि अगर हम पैनल्स के ये प्लस माइनस की जो दोनों वायर्स हैं उनको शॉर्ट करें आपस में, तो ये 60 एम्पेयर जो है करंट इसका एमपीपीटी का बनता है, यानी कि 60 एम्पेयर तक मैक्सिमम जो करंट यह है एमपीपीटी इसका प्रोवाइड कर सकता है। चाहे आप इस 60 एम्पेयर से बैटरीज को चार्ज करवाएं या फिर अपना लोड जो है रन करें इसके ऊपर। 60 एम्पेयर जो हैं, याद रहेगा ये एम्पेयर 12 वोल्ट के ऊपर हैं, 12 ज़रब 60 जब करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वाटेज हमें कैलकुलेशन के बाद मिल जाएगी, यानी कि ये तकरीबन 720 वाट के करीब बनती है। नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज जो है 30 to 80 वोल्ट डीसी है और 30 से 80 वोल्ट के दरमियान ये बेस्ट वर्किंग जो करता है नॉर्मल रेंज है। इस पर इसको जलने का कोई ख़तरा नहीं है, यानी कि 100 वोल्ट जब आप इसकी इनपुट में देंगे तो 80 वोल्ट लोड डलने के बाद 70 to 80 वोल्ट रह जाएंगे।
एसी आउटपुट जो है नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज जो है इसकी 230 से 240 वोल्ट इसकी इनपुट में हम एसी दे सकते हैं। और मैक्सिमम आउटपुट करंट जो है ये 4.7 एम्पेयर जो है ये दे सकता है। दोस्तों ये एक बहुत ही परेशान कौन सूरत हाल है, यानी कि 4.7 एम्पेयर सिर्फ, तो जबकि इन्होंने दावा किया 1.5 kVA, यानी कि असूली तौर पे इसको 1.5 किलो वाट यानी 1500 वाट जो कि 7 एम्पेयर बनते हैं वो लोड उठाना चाहिए था। ये सिर्फ 4.5 एम्पेयर लोड उठा रहा है। हम जैसे जानते हैं पावर इज इक्वल टू V क्रॉस I, वोल्टेज को जब करंट से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास पावर आ जाती है। दोस्तों जब हमने 4.7 एम्पेयर को वोल्टेज टू 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1034 वाट आए हैं सिर्फ, यानी कि 1034 वाट, जबकि कंपनी कहती है कि ये 1500 वाट का है। इसका मतलब है कि इसका पावर फैक्टर जो है 1 नहीं है, जो कि इन्वर्क्स में 1 होता है और जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनमें 1 ही होना चाहिए। तो ये इसका पावर फैक्टर हमने ऐसे फाइंड आउट किया, हमने 1034 या 50 जो है उसको डिवाइड किया हमने जब 1500 से, तो हमारे पास 0.7 इसका पावर फैक्टर आ गया। या फिर हम 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 को, हमारे पास 1000 वाट इसकी पावर आ जाएगी। तो इसका 0.7 जो कि बहुत ही गंदा पावर फैक्टर है वो है इस इन्वर्टर का। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इस इन्वर्टर का, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बात आपको यूट्यूबर्स नहीं बताते जो स्पॉन्सरशिप के ऊपर इसको आगे से आगे प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि कंपनी से पैसे लेकर उनकी तारीफ़ों के पुल बांध कर इसको फैला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और लोग लगाए जा रहे हैं धड़ाधड़। बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस इन्वर्टर में, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपका इन्वर्टर कितना लोड उठा सकता है। अब 1200 वाट का जो इन्वर्टर है उसके ऊपर आप इजीली एक इस्त्री 1000 वाट की आराम से चला सकते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर आप चलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हीटअप होगा और इसके जलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितना भी इन्वर्टर की पावर होती है उतना पूरा लोड कभी भी नहीं डालना चाहिए। अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि अगर आपके पास 1000 वाट का इन्वर्टर तो उसके ऊपर आप 700 वाट से ज़्यादा लोड हरगिज़ न डालें। नॉमिनल ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो है 50 to 60 हर्ट्ज़। इसके बाद एसी मोड आउटपुट पावर 1500 वाट 1500 VA और 1050 वाट, यानी कि जो हमने इसकी कैलकुलेशन पहले कर ली है वो उन्होंने अब ये बता दी है, यानी कि हमारा जो हिसाब है वो बिल्कुल ठीक है। इन्वर्टर मोड आउटपुट पावर 1050 वाट, यानी कि इन्वर्टर मोड के ऊपर जब इसको चलाएंगे, जब बैटरी से ये खुद करंट तैयार कर रहा होगा तो 1050 वाट से ये ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता। ये इसकी टोटल इसकी सलाहियत है, एबिलिटी है या कैपेसिटी है। इसके बाद इसकी सोलर कैपेसिटी है 1000 वाट लिखी हुई है, जबकि हमने जो फाइंड आउट किया है पावर के फार्मूले को यूज़ करते हुए 60 एम्पेयर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास 720 वाट आएगी। ये इसकी MPPT की टोटल पावर है जो 720 वाट है, जबकि इन्होंने सोलर कैपेसिटी जो है वो 1000 वाट बताई हुई है, जो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, जब आप 1000 वाट की प्लेट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको 720 यकीनन मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। AC इनपुट जो है नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है इसकी 220 से 240 वोल्ट AC है इनपुट रेंज, ठीक है। मैक्सिमम इनपुट करंट जो है 5.2 एम्पेयर, यानी कि ये AC का करंट है जो आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वावडा के ऊपर चलाते हुए लोड डाल सकते हैं। ये वो करंट है, ना कि इस इन्वर्टर का करंट। इस इन्वर्टर ने जो बैटरी से करंट या MPPT सोलर से बनाना है वो 4.7 एम्पेयर है, ना कि 5.2 एम्पेयर। नॉमिनल ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज़। बैटरी जो है एक्सटर्नल लगेगी, बैटरी वोल्टेज जो है 12 वोल्ट DC और मैक्सिमम बैटरी जो है करंट 200 एम्पेयर, यानी मैक्सिमम इसके साथ 200 एम्पेयर आर की यानी 27 प्लेट की बैटरी अटैच कर सकते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज 0 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 55 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट देगा। इसके बाद इनक्लोजर IP20 जो है इसकी प्रोटेक्शन टाइप है, जो कि इस टाइप के बाकी इन्वर्टर्स भी अप्रॉक्सीमेटली यही होती है। इसके बाद है ग्रोवाट PK प्राइवेट लिमिटेड, इसकी कंपनी नेम है। प्यारे दोस्तों, ज़्यूनिक 1.5 किलोवाट का ये वाला इन्वर्टर बगैर सोलर सिस्टम के एक ट्यूबलर बैटरी के साथ कनेक्टेड है। आइए देखते हैं इसकी सेटिंग क्या रखी हुई है इन्होंने। एंटर को 3 सेकंड तक प्रेस किया तो सेटिंग मोड में हम एंटर हो गए। नंबर 1 पे USB है, चूँकि सोलर सिस्टम नहीं लगा हुआ तो फिर ये ठीक है, तो वरना इसको हम SPU पे रखते हैं। और 2 नंबर पे जो है 20 एम्पेयर जो है इन्होंने सोलर की चार्जिंग रखी हुई है, यहाँ पे सोलर सिस्टम अटैच ही नहीं हुआ है, चलो ठीक है। 3 नंबर पे APL मोड रखा हुआ है और 5 पे USB रखा हुआ है, चूँकि ट्रिपलर बैटरी कनेक्टेड है
इसलिए ट्यूबुलर बैटरी को हाई वोल्टेज देने होते हैं, इसलिए ये रखा हुआ है। 6 नंबर पे और 7 नंबर पे इन्होंने अनेबल रखा हुआ है रिस्टार्ट, जो कि डिसेबल रखना चाहिए। तो 9 नंबर पे 50 साइकिल फ्रिक्वेंसी है, ये बिल्कुल ठीक सेटिंग है। और 10 पे 230 वोल्टेज, ये इन्वर्टर जो सादा लफ्ज़ों में अगर हम कह लें जो ख़ुद से बिजली बनाता है बैटरी से लेकर या प्लेटों से, ये वो है। तो 11 नंबर पे जो है 20 एम्पेयर ये वापडा चार्जिंग है। और 12 और 13 की सेटिंग तब होती है जब SPU को हमने सेलेक्ट किया हो नंबर 1 से। तो इसके बाद जो है देखते हैं सोलर से चार्जिंग क्या है इसकी। सोलर चूँकि लगा ही नहीं हुआ, फिर ये ठीक है, SNU रखा हुआ है, सोलर एंड यूटिलिटी। और 18 पे बी ऑन और बज़र ऑन, और 19 पे ESP, ये जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के ऊपर खुद ब खुद चला जाता है अगर 1 मिनट तक हम इसको छेड़छाड़ ना करें स्क्रीन से। और 20 पे है लाइट्स ऑन, यहाँ पे लाइट ऑफ भी रख सकते हैं। और इसके बाद है अलार्म ऑन, 22 पे अलार्म ऑन है, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। 23 पे बाईपास अनेबल किया हुआ है, ये डिसेबल रखना चाहिए। और 25 पे फॉल्ट, अच्छा 26 पे है बहुत ही अहम सेटिंग 14.6, चूँकि ट्यूबुलर बैटरी अटैच है इसलिए 14.6 रखी हुई है। और 13.5 फ्लोट वोल्टेज हर किस्म की बैटरी के लिए, दोनों टाइप्स जो हैं ट्यूबुलर या फिर नॉर्मल उसके लिए। 29 पे ये लो DC कट ऑफ है, ये 10.5 है, इसको 10 वोल्ट तक सेट करना चाहिए, 10.5 भी ठीक है। 30 पे है इक्वलाइजेशन, ये आपकी मर्ज़ी है, इसको ऑन करें या फिर इसको ऑफ़ कर दें। तो ये तो है सारी सेटिंग। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे चैनल पे अप्रॉक्सीमेटली जो हैं 2000 यानी 2K सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरा टारगेट 100K सब्सक्राइबर्स की लिमिट को अचीव करना है। तो दोस्तों ये आपके ताउन से मुमकिन है। शुरू में मैं कोई जितनी भी मेरी वीडियोस होती है मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीज़ नहीं बांधता और ना ही कहता हूँ। दोस्तों हर आदमी की अपनी मर्ज़ी की बात होती है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।